गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी इवोल्यूशन एंड फोकस इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही आसान और बड़ा ही कॉमन टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप 5th क्लास में भी रीड कर चुके हो, 6th क्लास में भी रीड कर चुके हो। अब ये आपके पास वैरायटी के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में थोड़ा सा आ गया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है कि आजकल विश्व के अंदर जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रही हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही हैं। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट होने के बावजूद भी ये संसार की, विश्व की जो आदर्श गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पेश करती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं और इसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है। कहने का मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। तो अब जो डेमोक्रेसी है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रिएट्स। कौन सी भाषा का शब्द है? डेमो और क्रिएट्स ग्रीक भाषा के शब्द। डेमोस का अर्थ होता है पीपल और क्रिएट्स का अर्थ होता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हो गया डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी है जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। जनता के द्वारा चलाया गया शासन है या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया गया शासन है। तो इसको जो वेल डिफाइंड किया गया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छा डिफाइन किया है, टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन है। तो ये था अपने पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, कौन से शब्द से निकली है, कौन सी भाषा के शब्द से निकली है, ठीक है, इसके बारे में अब अपने को पता चल गया। अब आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब डेमोक्रेसी कब से यूज में आ रही है और पहले ये कैसे यूज होती थी, अब इसका कैसा रूप अपन यूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से ही चली आ रही है, लगभग 2500 साल पुरानी है ये। लेकिन ये टाइम टू टाइम इसमें चेंज आता रहता है, जैसे इट हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में और चेंज था इसका, और अब जो इसका है, जो इसका रूप है वो अब चेंज हो गया है। पहले क्या था, ग्रीक सिविलाइजेशन के समय जो स्टेट्स होती थी वो बड़ी छोटी होती थी और उसमें जो लोग होते थे एक स्थान पर इकट्ठे होकर कानून बनाते थे और उसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पर वो लॉ बनाते थे, कानून बनाते थे और वो फ्री थे रूल बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसके अंदर सभी लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर रूल्स और कानून बनाते हैं, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब रोमन सिविलाइजेशन के समय कंबाइंड गवर्नमेंट आ गई थी उस टाइम। मोनार्कल, डेमोक्रेटिक एंड अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम वाज फाउंड। मोनार्कल डेमोक्रेटिक क्या होती है कि जिसमें राजा भी होता है और डेमोक्रेटिक रूल भी होता है। कहने का मतलब क्या है, राजा और लोग मिलकर कानून बनाते थे। और अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें देश के अमीर लोग, देश के रिच पीपल होते हैं, वो कानून बनाते थे, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। और इसके अंदर क्या था,
ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड फ्यूडलिज्म वाज प्रैक्टाइज। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर दो सिस्टम चलते हैं, जैसे मोनार्कियल और डेमोक्रेटिक। ठीक है, दो सिस्टम, दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। तो इसके अंदर क्या था पहले? जैसे लॉर्ड होता है, वेसल्स होता है और फीफ होता है। ये तीन प्रकार के वहाँ पर फैक्टर होते थे। लॉर्ड में नोबल्स पर्सन होते थे, वेसल में जिनको ज़मीन मिली होती थी, और फीफ होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। ये रोमन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो तीन प्रकार की कैटेगरी थी इनके अंदर। लॉर्ड जो रिच पर्सन थे, नोबल पर्सन थे, वेसल्स जिनको ज़मीन ग्रांट की गई थी, ज़मीन दी गई थी, और एक है वीफ। वीफ वो होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो इनके अंदर फ्यूडलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। और फ्यूडलिज्म को जब 14th सेंचुरी के अंदर एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर था वो अब जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तब होते थे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, वो उनका विकास हो गया। तो वो सभी लोगों की भलाई के लिए कानून बनाने लग गए थे। तो फ्यूडलिज्म की जो एंड था वो कब हुआ था? 14th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद कौन सा सिस्टम चल पड़ा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। इसका चलन हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और नेशनलिज्म को डेवलप करने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इन द 16th सेंचुरी के अंदर क्या था? 16th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड स्पेन से हार गया था और वहाँ पार्लियामेंट था, पार्लियामेंटल सिस्टम था, वो स्टार्ट हो गया था। अब इंडिया के अंदर भी आपको पता है पार्लियामेंटली सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंटली सिस्टम अपने पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या था? पहले इंग्लैंड के अंदर किंग का शासन था, मोनार्कियल पावर थी। अब धीरे धीरे ये पार्लियामेंट के हाथ में सारी पावर आ गई थी। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका शासन था 16th सेंचुरी तक। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो गया और वहाँ पर पार्लियामेंटरी सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद अपने पास है 17th सेंचुरी के अंदर क्या थी? जो पावर थी वो सारी पार्लियामेंटरी हाउसेज के अंडर आ गई थी। तो इनके जो हाउस थे वो थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन से थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। 17th सेंचुरी के अंदर जो सारी पावर है वो पार्लियामेंट्री, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री के हाथ में आ गई। और इसके दो मेन हाउसेज थे। पहला हाउस था हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ये नाम से पता चला हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जो मिनिस्टर्स थे, जो बड़े लोग थे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे। और इसके बाद क्या था? धीरे धीरे जो सारी स्टेट्स थी वो डेमोक्रेटिक के अंदर बदल गई थी, चेंज हो गई थी। द पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 के अंदर यहाँ पर जो राइट्स थे वो पिटीशन ऑफ राइट्स था, द बिल ऑफ राइट्स। और उसके बाद द म्यूटिनी एक्ट है, और उसके बाद हैबीस कॉर्पस एक्ट है, और उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। ये धीरे धीरे इन्होंने अडॉप्ट किए और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको पूरी तरह इंग्लैंड के अंदर इस्टेब्लिश किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा डेमोक्रेसी क्या है।